असम और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की है। असम के लिए दूसरे चरण में सभी पात्र मतदाताओं से पीएम ने अपील करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने कहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के लोगों से भी उन्होंने रिकॉर्ड नंबर में वोट डालने की अपील की है। पीएम मोदी असम के कोकराझार में प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान में एनडीए को भरपूर आशीर्वाद दिया। पीएम ने कहा, यहाँ के नौजवानों में फुटबॉल बहुत फेमस है। मैं उनकी भाषा में कहूं तो कांग्रेस और उसके महाझूठ को यहाँ के लोगों ने फिर रेड कार्ड दिखा दिया। असम में प्रचार करते हुए पीएम मोदी ने लोगों को अफवाह फैलाने वालों से दूर रहने अपील की है। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी लोगों से आशीर्वाद की उम्मीद की है। असम में डबल इंजन की सरकार की भव्य विजय के लिए भरपूर मतदान करने कहा है। पीएम ने मतदान की मिल रही खबरों को एनडीए के लिए उत्साहजनक कहा। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार शबाब पर है। यहां डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने मेट्टुपालयम में रोड शो किया। स्टालिन ने केंद्र की नीतियों के लिए हमेशा बीजेपी का विरोध किया। उन्होंने सीए का विरोध करते हुए राज्य में नहीं लागू करने का वादा किया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है। 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 75,94,549 है, जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं बंगाल चुनाव में सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रीय सुरक्षा बलों की 800 कंपनियां तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में भी वोटिंग जारी है। इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के बीच दिलचस्प मुकाबला है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे नंदीग्राम में धारा 144 लगाई गई है। साथ ही ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। असम विधानसभा में दूसरे चरण का मतदान जारी है। 13 जिलों के 39 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। चुनावी मैदान में कुल 345 उम्मीदवार हैं, जिसमें 26 महिला उम्मीदवार हैं। 126 सीटों वाली असम विधानसभा के 86 सीटों पर मतदान आज पूरे हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चला है। उन्होंने सभी बीजेपी विरोधी दलों को चिट्ठी लिखकर एकजुट होने की अपील की है। ममता ने लिखा है कि मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि बीजेपी की केंद्र सरकार लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा होने की अपील की है। एमपी में दमोह विधानसभा उपचुनाव 17 अप्रैल को होने वाले हैं, जिनमें कुल 37 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। 4 प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म समीक्षा के दौरान अधूरे पाए गए। अब कुल 34 प्रत्याशियों के फॉर्म सही पाए गए। 51वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड का ऐलान कर दिया गया है। सुपरस्टार रजनीकांत को फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। पीएम मोदी ने एक्टर रजनीकांत को बधाई दी है। रजनीकांत पिछले 40 साल से साउथ और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुरस्कार की घोषणा की। फ्रांस से निकले 3 राफेल लड़ाकू विमान बुधवार रात भारत पहुंच गए। ये राफेल गुजरात के जामनगर एयरबेस पर उतरे। ये लड़ाकू विमान अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। 3 राफेल के भारत आते ही अब राफेल लड़ाकू विमान की कुल संख्या 14 हो गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसकी जानकारी दी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी निराशा मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को परमबीर सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान फटकार लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। उन्होंने कहा कि पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज कराएं, उसके बाद ही जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। ड्रग्स केस में सप्लायर शादाब बटाटा के बयान के बाद गिरफ्तार हुए फिल्म एक्टर एजाज खान को कोर्ट ने बुधवार को 3 अप्रैल तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि हमें व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं, वॉइस नोट्स मिले हैं, जो ये कंफर्म करता है कि ड्रग्स मामले में एजाज खान संलिप्त है। केंद्र सरकार ने पैन से आधार कार्ड लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर पैन को आधार के साथ जोड़ने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च को बढ़ाकर 30 जून कर दी है। सैलरी स्ट्रक्चर में होने वाले बदलाव को केंद्र सरकार ने फिलहाल टाल दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि नए श्रम कानून को लेकर कुछ राज्यों की तैयारी अभी अधूरी है। वहीं नियोक्ताओं पर भविष्य निधि देनदारी में कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते दिनों 29 श्रम कानूनों को बदलकर 4 श्रम कानून बनाए।
सरकारी गारंटीड स्कीम्स को लेकर निर्मला सीतारमण ने आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सरकारी सेविंग्स स्कीम्स के तहत रिवाइज किए गए ब्याज दरों को वापस लिया जा रहा है। इसके बाद अब अप्रैल जून तिमाही के लिए ब्याज दरें पहले की तरह ही लागू होंगी। इसके पहले बुधवार को सरकार ने इन योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1% तक की कटौती का ऐलान किया था। गुजरात के चर्चित इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया है। इसमें कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के 2 पूर्व अधिकारी गिरीश सिंघल, तरुण बारोट और मौजूदा एसआई अनाजू चौधरी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इशरत जहां लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी थी। सीबीआई कोर्ट ने खुफिया रिपोर्ट के नजरिए फैसला सुनाया। एंटीलिया केस में जांच कर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। मामले में गिरफ्तार एपीआई सचिन वजह के कहने पर ही ड्राइवर ने जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो को 25 फरवरी की रात एंटीलिया के बाहर खड़ा किया था। इस दौरान सचिन वजह स्कॉर्पियो के पीछे इनोवा को चला रहे थे। स्कॉर्पियो खड़ी करने के बाद ड्राइवर पीछे के गेट से निकलकर इनोवा में सवार होकर दोनों वहां से चले गए। केंद्र सरकार की 3 कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी। कमेटी ने 85 किसान संगठनों से मिलकर हर एक पहलू पर चर्चा की। रिपोर्ट को लेकर कृषि मामलों के एक्सपर्ट्स की भी राय ली गई है। सितंबर 2020 में सरकार ने 3 कृषि कानून को संसद से पास कराने के बाद राष्ट्रपति ने इन पर मोहर लगाई थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने मई में संसद मार्च की घोषणा की है। किसानों और मजदूरों के अलावा महिलाएं, दलित, आदिवासी, बहुजन, बेरोजगार युवा और समाज का हर वर्ग इस मार्च का हिस्सा होगा। ये कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। लोग अपने वाहनों में गांव से दिल्ली की सीमाओं तक आएंगे। इसके बाद दिल्ली की सीमाओं से पैदल मार्च किया जाएगा। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने भारत से कॉटन और चीनी की आयात को मंजूरी दी है। पाकिस्तान की कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति ने बुधवार को भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी। पाकिस्तान 30 जून 2021 से भारत से कॉटन का आयात करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने निजी क्षेत्र को भारत से चीनी के आयात की मंजूरी दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संस्कार भारती के कला परिसर का लोकार्पण 2 अप्रैल को दिल्ली में करेंगे। संस्कार भारती कार्यालय में बना ये कला संकुल मूलतः कला संस्कृति गतिविधि परिसर है। यहाँ कला, साहित्य, रंगमंच का संयोजन और प्रमोशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 3 बड़े शहरों में वायु प्रदूषण कम करने की कोशिश शुरू हो गई है। बढ़ते प्रदूषण लेवल को कम करने रायपुर, दुर्ग और भिलाई में स्मॉग टावर लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने पॉल्यूशन कम करने 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दर नहीं बढ़ेगी। प्रदेश सरकार ने 1 साल के लिए 30% की छूट जारी रखी है। जमीन खरीदी पर पंजीयन शुल्क में भी छूट के साथ गाइडलाइन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ में आज से नई आबकारी नीति लागू हो रही है। प्रदेश की नई आबकारी नीति का अनुमोदन भूपेश बघेल कैबिनेट पिछले दिनों कर चुकी है। ड्यूटी घटने पर नए वित्तीय वर्ष में विदेशी शराब के दाम थोड़े कम हो सकते हैं। इस साल नई दुकान नहीं खोलने के निर्णय के साथ टाइमिंग 1 घंटा बढ़ा दी गई है। रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस के ऑपरेशन क्लीन के तहत नशे के 2 सौदागर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने पाकिस्तान से सप्लाई होने वाली हेरोइन, कोकीन, मिक्स चिट्टा और चरस बरामद की है। बैतूल में पुलिसकर्मियों पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। बैतूल में प्रतिबंध के बाद भी मेले का आयोजन किया गया था। भिंड जिले में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूपी से लाई गई जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। इस पर गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। पहला टीका लगने के 74 दिन बाद शुरू होने जा रहे तीसरे चरण में 45 या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी। अब 45 से 59 साल के आयु वर्ग वालों को टीका लगाने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। तीसरे चरण में ऐसे करीब 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 94 लाख को पार कर गया है। वहीं 28,28,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 44 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 22 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 72,070 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना केस 1 करोड़ 22 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से 458 नई मौत से अब तक 1,62,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में 40,417 मरीज ठीक हुए हैं।
महाराष्ट्र में 39,544 नए मामलों से कुल आंकड़ा 28,12,000 को पार कर गया है। राज्य में 227 मौत से अब तक 54,649 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3,56,000 को पार कर गया है। राज्य में 24,727 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। बता दें, महाराष्ट्र में कुल 36 में से 25 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। यहां महज 3 दिन में मरीजों की संख्या 27 से 28 लाख हो गई। एक घंटे का औसत निकाला जाए तो महाराष्ट्र में हर घंटे 1388 मरीज मिल रहे हैं। राज्य में लगातार 7वें दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर में सबसे ज्यादा केस निकल रहे हैं। यही सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। मध्य प्रदेश में 2,332 नए केस मिलने से आंकड़ा 2,95,000 को पार कर गया है। राज्य में 17,096 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 9 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 3,986 पहुंच गया है। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 498 और इंदौर में 643 नए केस सामने आए हैं। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना की दूसरी लहर राजधानी भोपाल पर भारी पड़ती दिख रही है। भोपाल में कोरोना से इन दिनों मौत के बाद रोज 12 से 18 कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार शमशान घाट पर हो रहा है। कोरोना से बढ़ रही मौत से अब भोपाल के शमशान घाटों में लाश जलाने के लिए जगह की कमी देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ में 4,563 नए मरीज से आंकड़ा 3,49,000 को क्रॉस कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 25,529 पहुंच गया। 39 मरीजों की मौत से अब तक 4,170 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,052 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,19,000 को पार कर गया है। रायपुर में 1,291, दुर्ग में 1,199 और बिलासपुर में 224 नए मरीज मिले हैं। रायगढ़ में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब दूसरे राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। कलेक्टर के आदेश के तहत बाहर से आने पर अनिवार्य रूप से कोविड टेस्ट के निर्देश भी दिए गए हैं। पिछले 48 घंटे में ही जिले में 132 पॉजिटिव केस पाए गए। संक्रमण की दर भी बढ़कर 3.79% हो गई है। जशपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर के बाद कलेक्टर ने रात के कर्फ्यू के अलावा बगीचा के लोटा गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया है। इस गांव में 7 दिनों के लिए जरूरी सेवा के अलावा सभी कामकाज बंद कर दिए गए हैं। उड़ीसा और झारखंड की सीमा पर आने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है। दुर्ग जिला अस्पताल में कोविड सेंटर बनाए जाने से अस्पताल में आने वाले सामान्य मरीजों के भी संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। जिस स्थान पर कोविड सेंटर बनाया गया है उसे ठीक सामने चाइल्ड अस्पताल जाने का रास्ता है, तो वहीं जिला अस्पताल में आने वाले सभी वाहनों का पार्किंग भी कोविड सेंटर के ठीक सामने है। दुर्ग जिले में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, जिस पर दुर्ग न्यायालय ने भी आदेश जारी कर 9 अप्रैल तक के लिए कोर्ट में पाबंदी लगा दी है। आवश्यक मामलों की सुनवाई की जा सकती है। साथ ही आज जिले के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड मामले का फैसला भी टल गया, जो 9 अप्रैल को सुनाया जाएगा। राजनांदगांव जिला कोर्ट ने बिना मास्क के आने वाले लोगों पर नगर निगम और पुलिस टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान 3 अधिवक्ताओं समेत 7 लोगों से 500 के चालान काटे गए। बता दें कि जिला अधिवक्ता संघ ने कुछ अधिवक्ताओं के कोरोना संक्रमित होने पर जिला और सत्र न्यायाधीश से परिसर में बिना मास्क के आने पर कार्रवाई करने की अनुमति मांगी थी। कबीरधाम जिले में सप्ताह भर से कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के वार्ड नंबर 15 में एक साथ 8 पॉजिटिव मिलने के बाद इस वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिले में अब तक 6,240 संक्रमित मिले हैं, जिनमें से अब तक 181 एक्टिव मरीज हैं। छिंदवाड़ा में कोरोना वायरस को लेकर हालात गंभीर होते जा रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो वहीं मौत का आंकड़ा भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में 4 विधायकों ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से मिलकर गंभीर चिंता व्यक्त कर व्यवस्था बनाने का अनुरोध किया है। अप्रैल की शुरुआत से गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इस साल मार्च का महीना पिछले 11 सालों में सबसे गर्म रहा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मार्च महीने का औसत अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से लगभग 3.5 डिग्री ज्यादा है। वैसे दिल्ली में मार्च के महीने का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। बस्तर में मौसम तेजी से बदलने लगा है। 3 रोज पहले लगातार आसमान में बादल छाए हुए थे और हवाएं भी चल रही थी। अचानक तेज धूप के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। बस्तर में 38 डिग्री के करीब तापमान पहुंच चुका है। ये तापमान आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। इंदौर में मौसम विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान ने प्रदेश के किसानों के लिए मेघदूत नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
इस ऐप के जरिए मौसम, कृषि से संबंधित अनेक जानकारियां मिल सकेंगी। वहीं दामिनी और मौसम ऐप भी बनाया गया है, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान का पता चल सकेगा। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने बलरामपुर जिले के डीपाडीह में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के साथ ही इसके नाम पर अब विवाद खड़ा हो गया है। भगवतपुर के ग्रामीणों ने उद्घाटन के बाद संसदीय सचिव को ज्ञापन सौंपकर हॉस्पिटल का नाम बदलने की मांग की। राजधानी रायपुर से हवाई सफर करना अब महंगा पड़ेगा। एयरपोर्ट 500 रुपए प्रति पैसेंजर यूजर डेवलपमेंट फीस चार्ज करने वाला है। इसके साथ ही एविएशन सिक्योरिटी फीस भी 150 से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई है। 1 अप्रैल से हवाई यात्रियों को 550 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। लंबे समय से दरिमा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने कंसल्टेंट की नियुक्ति करने के साथ ही अब लाइसेंस की प्रक्रिया के मुताबिक काम शुरू कर दिया है। साथ ही रनवे की लंबाई 2100 मीटर से कुछ कम होने पर भी यहां से कमर्शियल हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इंदौर नगर निगम ने कचरा शुल्क, जलकर और सीवरेज टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। कचरा संग्रहण शुल्क 300 और जलकर 400 रुपए प्रति माह किया गया। सीवरेज लाइन जोड़ने का टैक्स 240 रुपए देना होगा। टैक्स बढ़ाने के विरोध में विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर विरोध की बात कही।